नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। 2024 के चुनाव के लिए जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बड़े-बड़े राज्यों की चर्चा करते हैं। हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव है, ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव है कि पिछली बार बीजेपी को 303 सीटें लोकसभा में मिली थी और 543 सीटें लोकसभा के अंदर हैं। इसका माने स्पष्ट बहुमत के लिए बीजेपी को 273 सीटों की आवश्यकता है अपने बल पर सरकार बनाने के लिए। अगर सहयोगी दलों की बात अभी छोड़ दी जाए तो सहयोगी दल में जनता दल यूनाइटेड है, जो अपने चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेगा। क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेगा, तो अगर चुनाव के बाद वो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर फिर दोबारा इंडिया गठबंधन में चला जाएगा तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, वो स्वतंत्र है। एलजेपी भी अपने चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेगी। जो उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन है, उसमें जो निषाद पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है, जो ओपी राजभर जी की पार्टी है, जो अन्य दल हैं जो कि एक प्रकार से बीजेपी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी अपने अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। तो अगर 273 सीटें बीजेपी को नहीं मिलती, मान लीजिए 250 सीटें मिलती हैं, तो बीजेपी के साथ ये लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार, वो भी अपने अपने चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेंगे, उन पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा अगर वो छोड़ के इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। इसका माने बीजेपी के साथ जितने भी सहयोगी दल हैं, वो अपने अपने चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेंगे और अगर चुनाव के बाद 273 सीटें बीजेपी को नहीं मिलती, तो वो स्वतंत्र होंगे इंडिया गठबंधन में जाने के लिए और बार्गेनिंग करने के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पहले इंडिया गठबंधन में थे या अपनी मूल पार्टी में थे, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ थे और एनसीपी शरद पवार जी के साथ थे, लेकिन अब वो अलग हो गए। जनता दल यूनाइटेड भी कुछ महीने पहले तक इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार थे। तो इनके लिए इधर जाना या उधर से इधर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नंबर एक, तो जब हम लोग बड़े बड़े राज्यों की बात करते हैं तो हमने छोटे राज्यों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार अगर 303 सीटें थी और 273 पे लाना है तो 30 सीटें केवल कम करनी। आज मैं जो आपके सामने बात करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं हरियाणा की। हरियाणा और पंजाब के अंदर जो आज हवा चल रही है वो ये है कि गांव-गांव के अंदर किसान ये कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से कि तुमने हमको दिल्ली नहीं आने दिया, हम तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे। क्योंकि दिल्ली तक आने देना या ना आने देना जरूर हरियाणा सरकार के हाथ में था या नहीं था, मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी का भी अधिकार है दिल्ली जाना, और अगर वो दिल्ली जा रहे थे तो उनको रोकना और सड़क पे कीलें गाड़ना और बोल्डर्स लगाना और अश्रु गैस के गोले छोड़ना मेरे हिसाब से तो कानून सम्मत नहीं था, लेकिन मैं कानूनविद नहीं हूं तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन राज्य सरकार हरियाणा की कर सकती थी, तो अगर किसान कह रहे हैं कि गांव के अंदर हम आपके कैंडिडेट्स को नहीं आने देंगे, तो इसको भी एक प्रकार का प्रतिकार माना जा सकता है, जो कि राज्य और केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किया था। तो 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, पिछली बार 10 में 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार की परिस्थिति को जरा समझिए। बीजेपी ने जो जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं, पहले कांग्रेस में थे, मंत्री थे, कांग्रेसी हैं, मूलतः कांग्रेसी हैं। अशोक तंवर हैं, जो पहले मूलतः कांग्रेसी ही नहीं थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मूलतः कांग्रेसी हैं। अरविंद शर्मा जो रोहतक से इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर,
ये मूलतः कांग्रेसी हैं, पहले ये करनाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस के, मूलतः कांग्रेस के हैं। और जो चौटाला साहब हैं, बेसिकली रंजीत चौटाला जी, ये भी उस समय कांग्रेस के साथ थे जब सारा चौटाला परिवार कांग्रेस के अगेंस्ट था, और ये कांग्रेस के साथ थे। पिछला चुनाव ये इंडिपेंडेंट लड़े थे और इंडिपेंडेंट जीते थे, और फिर उसके बाद जेजेपी ने और कुछ इंडिपेंडेंट्स ने मिलकर बीजेपी का समर्थन किया था, और चौटाला साहब कांग्रेस, जो मूलतः कांग्रेसी थे, उसके बाद बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए थे। नवीन जिंदल साहब, उसके पहले ओपी जिंदल साहब, उनकी माताजी, ये सब कांग्रेसी थे मूलतः। कांग्रेस के विधायक रहे, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पुराने कांग्रेसी थे, और इन पे बहुत ज्यादा आरोप बीजेपी वालों ने लगाए थे कि कोयला घोटाला और पता नहीं कौन कौन से घोटाले की बात हुई थी, और कुछ दिन पहले ही ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, और बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल साहब को टिकट दे दिया। इसका मतलब यह है, एक फरीदाबाद की सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो हरियाणा के 10 सीट में से करीब 7-8 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेसी लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं लड़ रहे हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हाथ ने कमल को हाथ में थाम लिया है? मतलब कमल जो है बेसिकली वो हाथ जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है उसके कंट्रोल में है। माने एक प्रकार से बीजेपी का एक जो भगवाकरण की बात करते थे लोग, उसका कांग्रेसीकरण हो गया, पूरी तरह से वो कांग्रेसी हो गई। अच्छा, ये सारे नेता एक तरफ रखिए, नवीन जिंदल साहब भी इलेक्शन हारे हैं, अशोक तंवर साहब भी हारे हैं, और दूसरी तरफ एक मूलतः कांग्रेसी जो 10 साल पहले, और बहुत बड़े नेता, मैंने हरियाणा में अगर बड़े नेताओं की लिस्ट बनाई जाए, और बल्कि चौधरियों की लिस्ट बनाई जाए, तो देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की बात हुआ करती है, लेकिन अगर चौधराहट की बात की जाए तो 3 चौधरी सबसे बड़े माने जाते हैं इस बेल्ट में। एक चौधरी छोटू राम, एक चौधरी चरण सिंह, और एक चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल भी बिल्कुल मिलनसार आदमी थे, जनता के बीच में जाते थे। चौधरी चरण सिंह का भी वही हाल था, और चौधरी छोटू राम जो इनके पहले के थे, इस एरिया में न केवल जाटों के बीच में बल्कि छत्तीस बिरादरी में बहुत ज्यादा फेमस थे। और जिस प्रकार की स्कीम्स उन्होंने उस समय पे किसानों के हितों में और जनता के हित में और छत्तीस बिरादरी के हित में चलाया था, चौधरी छोटू राम का नाम अगर बच्चे बच्चे से आप गांव गांव में हरियाणा में पूछेंगे तो एवरीबडी नोज अबाउट चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम जी की कितनी पकड़ है इस एरिया में, उसका अंदाजा केवल इस बात से आप लगा सकते हैं कि उनके दौहित्र चौधरी वीरेंद्र सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बहुत बार रहे, कई बार जीते, 50 साल का उनका राजनीतिक इतिहास है। और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को, बृजेंद्र सिंह को, जो आईएएस थे, आईएएस से रिजाइन करवाकर राजनीति में लेके आए, और पिछले इलेक्शन में वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरह लड़े, क्योंकि 10 साल पहले वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए थे। बेटा बीजेपी के टिकट पे जीता, 2.5-3 लाख वोट से जीता, और चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी सिटिंग विधायक हैं। तो आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की पकड़ उस क्षेत्र में कितनी ज्यादा है, जहां बेटा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पत्नी सिटिंग एमएलए है। मूलतः कांग्रेसी होने के बावजूद जब वो बीजेपी ज्वाइन की तो वो उनकी पत्नी भी जीती और उनका बेटा भी जीता। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें लोग पंजाब से भी आए थे, दिल्ली से भी आए थे, हरियाणा से भी आए थे, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब सोचिए, एक तरफ अशोक तंवर, नवीन जिंदल, अरविंद शर्मा, और दूसरी तो चौधरी वीरेंद्र सिंह। तो उस परिवेश में जहां पे किसान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स और समर्थकों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं,
और इतने कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और जब हमारे पे अत्याचार हो रहा था, तो जजपा के नेता और बीजेपी के नेता हमारी सुध क्यों नहीं ले रहे थे? जब पंजाब के हजारों किसान बॉर्डर्स पे डटे हुए थे और उनका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए बोल्डर्स लगाए गए थे, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे, पुलिस उधर जाके उन्होंने अटैक किया था, शुभकरण सिंह नाम के एक बच्चे की शहादत हुई थी। और जब 13 महीने अन्नदाता की स्ट्राइक चली थी, जब वो दिल्ली आना चाहते थे और लाखों किसान 13 महीने तक जाड़ा, बरसात, धूप, गर्मी में बैठे रहे थे और हर प्रकार के कष्टों का उन्होंने सामना किया था, उस समय भी जजपा अकाली दल के और बीजेपी के लोगों ने उनकी सुध क्यों नहीं ली थी? और 750 किसानों ने शहादत उसमें भी दी थी। और उस समय भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों के पक्ष में, इसके बावजूद कि वो बीजेपी में थे, उन्होंने किसानों के पक्ष में स्टेटमेंट दिए थे। जब पदक विजेता लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और उनकी अपील कोई नहीं सुन रहा था, उस समय भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनके पक्ष में स्टेटमेंट दिए थे। इसका मतलब यह है कि जब किसान ये पूछ रहा है कि जब हम कष्ट में थे और हम गुहार लगा रहे थे, आप लोग हमारी सुध लेने नहीं आए, और जो हमारी सुध लेने आया हम केवल उसी के साथ खड़े होंगे। ऐसी परिस्थिति में चौधरी वीरेंद्र सिंह एक तरफ और बाकी अरविंद शर्मा, अशोक तंवर, नवीन जिंदल, चौटाला जी एक तरफ, पलड़ा चौधरी वीरेंद्र सिंह का भारी है। और आज की परिस्थिति में जहां एक एक सीट की लड़ाई है, इस परिवेश में जो आज मैं दे रहा था, जब मंच से चौधरी वीरेंद्र सिंह बोल रहे थे, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि हरियाणा के अंदर, जैसे कांग्रेस और बीजेपी में होता ही है, कांग्रेस के अंदर भी गुट हैं। जैसे एक एसआरके गुट कहा जाता है और एक हुड्डा जी का गुट कहा जाता है। अधिकांश जो विधायक हैं वो हुड्डा जी के साथ हैं, लेकिन सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा, इनका गुट एक अलग माना जाता है और ये माना जाता है कि इनके अंदर कशमकश है और इसके कारण कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन आज जो चीज मैंने ऑब्जर्व की, जो देखी, वो ये देखी कि मंच पे हुड्डा जी भी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, कुमारी शैलजा भी थी, सुरजेवाला जी भी थे और किरण चौधरी भी थी। इसका माने जो एक प्रकार का निर्णय कांग्रेस को लेना था कि सारे गुटों का हाथ मिलाना होगा हरियाणा के अंदर, और इस समय किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर बीजेपी के अगेंस्ट जो एक उबाल है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मिली-जुली फाइट करनी होगी। और ये मैसेज जनता में चला गया। अगर उसमें एक भी ना आया होता, कुमारी शैलजा ना आई होती, किरण चौधरी ना आई होती, सुरजेवाला जी ना आए होते, तो मैसेज जाता, जैसे पहले सुनते भी थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और हुड्डा जी के बीच में भी अनबन है, लेकिन जैसा आज हुड्डा जी ने भी कहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि हम लोग तो मॉर्निंग वॉक साथ करते हैं, ये तो मेरे बुआ के लड़के हैं और शैलजा जो है हमारे गांव की हैं। तो एक प्रकार से सारी बिरादरियों को, 36 कौमों को एक साथ मिलाने की जो बात हुई, चौधरी उदयभान एक समुदाय से आते हैं, कुमारी शैलजा उसी समुदाय से आती हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह, हुड्डा जी और सुरजेवाला जी एक समुदाय से आते हैं, जो कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा चंक बनाता है। तो जो गणित है वो भी हरियाणा में इन सारे कांग्रेसी नेताओं के एक साथ जुटने से और बीजेपी द्वारा कांग्रेस के ही पुराने नेताओं को बीजेपी के टिकट देने से जो एक असंतोष पनपा है हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेताओं में, कि जब टिकट आपको कांग्रेसियों को ही देना है तो हम आपके लिए संघर्ष क्यों करें। और चौटाला साहब को भी समर्थन नहीं मिल रहा क्षेत्र का, अशोक तंवर साहब को भी नहीं मिल रहा, नवीन जिंदल साहब को भी नहीं मिल रहा, और कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में
जो कल रोड शो हुआ, जिसमें भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब के आए और जितनी भीड़ थी और जितने लोग थे, उससे लगता है कि सुशील गुप्ता अपर हैंड में, अशोक तंवर चुनाव हार रहे हैं, चौटाला साहब चुनाव हार रहे हैं, नवीन जिंदल चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे एक एक सीट की लड़ाई है और बीजेपी को सत्ता से विमुक्त करने के लिए मात्र 30 सीटों के कम करने की आवश्यकता है। आज के चौधरी वीरेंद्र सिंह के ज्वाइन करने और उनके उद्बोधन के बाद उन्होंने चैलेंज किया कि 15 दिन के अंदर हरियाणा के पूरे परिदृश्य को मैं बदल दूंगा। जहां तेलंगाना पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, कर्नाटका पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, बीजेपी में लड़ाई है, महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन है, अघाड़ी है, उसमें डिक्लेरेशन हो गया है, लेकिन बीजेपी के गठबंधन में नहीं हुआ है। बिहार के अंदर जिन लोगों को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, वो लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पीलीभीत के अंदर जितिन प्रसाद की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ओपी राजभर की स्थिति, अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं घोसी में, बहुत ज्यादा खराब है। और कई कैंडिडेट उड़ीसा के अंदर ऐसे हैं जिनको टिकट बीजेपी दे रही, वो वापस कर रहे हैं। यही राजस्थान की स्थिति है। और अभी तो आगे आगे और आप देखिए होता है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से विपक्षी दलों में आपसी समन्वयन दिख रहा है और बीजेपी के अंदर आपसी तकरार दिख रही है, और जिस प्रकार जनता खुद अपने बल पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, उससे मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर, बाकी स्टेट्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत विवेचना सुनी, बहुत ज्यादा डिस्कशन सुना, लेकिन हरियाणा एक छोटा प्रदेश जरूर है, लेकिन यहाँ की 10 सीटें जो 10 में 10 बीजेपी को मिली थी, अगर उसमें से 5-6 सीटें बीजेपी हार रही है, इसका माने माननीय मोदी जी का 2024 का चुनाव का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है। पंजाब में रास्ता एक तरह से बंदी हो गया है। राजस्थान के अंदर भी जिस तरह वहां पे आदिवासियों की पार्टी है और जिस प्रकार से वहां पे राहुल कस्बा चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी जो जाट बेल्ट है उसके अंदर कांग्रेस की लहर दिखाई पड़ रही है, और सचिन पायलट जिस तरह से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जुटे हुए हैं, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा को और वहां पे उनके उद्बोधन को लाखों लोगों ने सुना है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जो वचन पत्र दिया है उस जनता की समस्याओं को सम्मिलित किया है। इस बार का चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रहा, मंदिर मस्जिद पे नहीं हो रहा, शमशान और कब्रिस्तान पे नहीं हो रहा। इस बार का चुनाव मूल मुद्दों पे हो रहा है, और छोटे मोटे नेताओं को अपनी तरह मिलाकर बीजेपी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस टूट रही है। लेकिन जिस प्रकार के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान जो है वो कोई नहीं चेंज कर पाएगा, ऐसा हो रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, जैसे भी दिन बीते वैसे बीते, लेकिन आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे, इसकी कामना हम लोग कर सकते हैं। जो हरियाणा में परिदृश्य दिख रहा है, जो बात दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार वहां भी डावाडोल स्थिति है, और राजस्थान में भी डावाडोल स्थिति है। तेलंगाना की तो बात ही छोड़िए, कर्नाटका की तो बात ही छोड़िए। तो मुझे लगता है कि जो जनता की सरकार है, जनता के मुद्दों की सरकार है, और जो मुद्दों से भटकाने वाली नहीं है सरकार, ऐसी सरकार शायद हमको मिलेगी। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।